स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में दिखेंगे सदा के सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के नाम एप्स्टीन फाइल में आने को लेकर सवाल उठाए जाने को लेकर संकेत मिल रहे थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने एंड टाइम में एक ऐसा खेल खेला जिसके बाद पूरी तरीके से भाजपा वाले चिल्लाते हुए पार्लियामेंट के अंदर नजर आए। दोस्तों बताएंगे कैसे संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, डिटेल में सारी जानकारी अब तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने से बीजेपी वाले डरते हैं, दोस्तों डरपोक है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी संसद भवन के अंदर बजट सत्र के दौरान बयान देने के लिए पहुंचते हैं। यानी बजट का ऐलान होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा के अंदर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बीजेपी वाले तैयारी करके आए होंगे कि एप्स्टीन फाइल को लेकर सवाल पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों है। बीजेपी वाले तैयारी करके आए हुए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सामने बैठे हुए थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसके बाद बीजेपी का पूरा तंत्र हिल गया दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे उछल कूद करने के लिए। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कहा कि मैं किताब की 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं, इस 4 लाइन को पढ़ने की इजाजत मुझको मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने इसके बाद किताब निकाला दोस्तों, और जैसे ही कुछ शब्द बोला वैसे ही स्पीकर लगे उछल कूद करने के लिए और राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस किताब को कोट करने जा रहे थे, यानी जिस किताब की 4 पंक्ति बोलने जा रहे थे, वो किताब भारत के आर्मी जनरल मुकुंद नरवणे ने लिखा था दोस्तों। मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की थी दोस्तों, यानी इस किताब को कोट किया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी कहते हैं कि इस किताब में लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जो भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख थे, यानी जिनका काम चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये देखना था, उन्हें जो जानकारी मिली वो काफी चिंतित करने वाली थी। उनको एक फोन जाता है 31 अगस्त 2020 को रात को लगभग 8:15 बजे के आसपास, और बताया जाता है कि चाइना के 4 टैंक उनके पैदल सैनिकों के साथ में पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला और एक खड़ी पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, यानी भारत की तरफ आ रहे हैं। जोशी ने इस पूरे मूवमेंट को लेकर जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी। उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया दोस्तों, और टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ पास पहुंच गई थी दोस्तों, 100 मीटर के आसपास पहुंच गई थी, और ये एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो दोनों देशों के बीच में असल सीमा है के इलाके में ऊंचाई का हर मीटर राजनीतिक दबदबे वाला माना जाता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सैनिकों ने इलिमिनेटिंग राउंड की फायरिंग की, एक चेतावनी चाइना को देने के लिए। इसका कोई असर नहीं हुआ और चाइना लगातार आगे बढ़ता रहा। नरवणे ने भारत के राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठानों के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिसमें राजनाथ सिंह को फोन लगाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को फोन किया गया, और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी फोन किया गया दोस्तों। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि आप क्या आदेश देते हैं, सेना को क्या करना चाहिए, बताइए किस आदेश का पालन करना चाहिए, हमको क्या रिस्पांस करना चाहिए। स्थिति तेजी से बदल रही है और स्पष्टता की जरूरत है कि हमको क्या एक्शन लेना है। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश था कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली ना चलाएं, ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट बीत गए, यानी कई मिनट बीत गए दोस्तों। 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने एक बार फिर से फोन किया और चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे के पास 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे, और 9:25 के आसपास नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया, तब भी कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला दोस्तों। नरवणे ने इस बात को याद किया कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने उस समय चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका अपने मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना बताया था, जो तैयार कर लिया गया था, लेकिन आदेश का इंतजार किया जाता, आदेश ऊपर से नहीं आ रहा था। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात होती है, जहां डिविजनल और कोर कमांडर को ऊपर किसी से पूछने के बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन चीन को लेकर यह नियम लागू नहीं होते हैं। स्थिति नाजुक थी। नरवणे लिखते हैं कि जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था, और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिया था कि आखिर करना क्या है, इसे लेकर अब सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस किताब की ये छोटी सी लाइन पढ़ना चाहता था, जिससे पता चलता है कि नरवणे जी जो भारतीय सेना के हेड है दोस्तों, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई थी, और जिस समय में आदेश की जरूरत थी, बार बार फोन किया जा रहा था, उस समय आदेश नहीं दिए जाते, बार बार फोन करना पड़ रहा था। ऐसे में अब सवाल नरेंद्र मोदी के चाइना नीति को लेकर उठता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चीन को लाल आंख दिखाने के बड़े बड़े
दावे करने वाले प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी ये बात केवल पढ़ना चाहते थे, लेकिन इस पर अमित शाह पूरी तरीके से भड़क जाते हैं दोस्तों। अमित शाह और बीजेपी के सारे नेता हो हल्ला करने लगते हैं और कहते हैं कि ये किताब तो अभी जारी नहीं हुई, पब्लिश नहीं हुई, तो इसको यहाँ पर नहीं बोला जा सकता। सवाल ये है कि अगर बात गलत है तो राजनाथ सिंह इसका खंडन करे, लेकिन ये कहना कि किताब अभी लॉन्च नहीं हुई है यानी पब्लिश नहीं की गई है, जनता के बीच में नहीं पहुंची है, तो इसको एक आधार के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जबकि स्थिति यह है दोस्तों कि जुलाई के अंदर ही ये किताब रिलीज होने वाली थी और प्री ऑर्डर भी शुरू हो गए थे, लेकिन जो पब्लिश करना था यानी जनता के बीच पहुंचाना था, छापना था, वो छपाई नहीं हुई। इसके पीछे कारण यह था कि रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी जा रही थी ताकि कोई गोपनीय जानकारी सामने ना आ पाए। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के कोट द्वार में जो इंसान इंसानियत के साथ खड़ा हुआ दोस्तों, और हालात जब तनाव की कगार पर पहुंच गए थे, किसी अनहोनी की आशंका को उन्होंने रोका था, अब उसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी भीड़ के द्वारा एक मुस्लिम दुकानदार को परेशान करने के खिलाफ आवाज उठाने वाले मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कार्की के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि विवाद पौड़ी जिले के कोट द्वार स्थित पटेल मार्ग के आसपास एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ था। दुकान के बोर्ड पर बाबा लिखा हुआ था और नीचे मुस्लिम दुकानदार का नाम लिखा हुआ था। इस पर नाराजगी जताते हुए हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा मुस्लिम बुजुर्ग पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपना नाम बदले, यानी जो बोर्ड का नाम है, दुकान के बोर्ड का नाम है, वो बदल दे, जबकि नाम के साथ में बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार का नाम भी लिखा हुआ था। तो फिर नाम बदलने की क्या जरूरत है? बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आवाज उठाने वाले कोट द्वार के बॉडी बिल्डर दीपक के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की जा रही है दोस्तों, और उन पर ही उल्टा मुकदमा दायर कर दिया गया है, जिनको भीड़ ने कुछ दिन पहले आकर 2 दिन पहले आकर धमकी दी थी और हिंदूवादी संगठन की ओर से कहा जा रहा है कि तुम हमारे टारगेट पर हो, यानी दीपक को सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन दीपक के ऊपर मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके के विवाद को रोकने के लिए जो लोग सामने आते हैं उन लोगों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से उनको कानूनी पचड़े में फंसाकर कोई आगे इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की बात ना करे, ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश भर का माहौल खराब करके रखा हुआ है उन लोगों ने, जिन्होंने दोस्तों देश के अंदर मुस्लिम समाज के प्रति हिंसा को कहीं ना कहीं हर स्तर पर न्याय संगत बनाने की बातें शुरू कर दी है, और हर जगह पर कहीं ना कहीं दोस्तों कोशिश किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों की प्रताड़ना होती रहे। आप लोग जानते हैं कि किनको इसका फायदा मिल रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR को रविवार को BRS पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार यानी पुरानी सरकार के फोन टैपिंग के मामले से संबंधित एक मामले पर तेलंगाना पुलिस ने विशेष जांच दल SIT के द्वारा हैदराबाद के अंदर उनके आवास पर लगभग 5 घंटे उनसे पूछताछ की है दोस्तों। पूछताछ में SIT के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूछताछ से कुछ घंटे पहले KCR हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर यारवल्ली स्थित फार्म हाउस से निकले और SIT के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। राव ने आवास के आसपास सुरक्षा के बड़े व्यापक इंतजाम देखे दोस्तों, और भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात थे, क्योंकि हो सकता था कि KCR के समर्थक आकर स्थिति को खराब कर सकते थे। लेकिन अब KCR के खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि उनको इस बात का सिंपैथी भी मिले दोस्तों। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के नेता KCR के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा रहे हैं। इस तरीके के आरोप KCR वालों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आकर चीन के लोग बीजेपी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर भाजपा वाले चाइना का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली स्थिति है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यही डर है कि राहुल गांधी को एक किताब में जो बातें लिखी गई है उस बात को बोलने से भी रोका जा रहा है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी तो अभी केवल एक मैगजीन का कुछ पार्ट लेकर आए थे जिससे वो बोलना चाहते थे संसद भवन के अंदर, यानी जो किताब नरवणे की किताब बताई जाती है उसके कुछ पॉइंट्स बताना चाहते थे। इसे लेकर इन लोगों ने इतना बवाल किया। लेकिन अभी तो राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर भी सवाल खड़ा करेंगे, और जब एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने को लेकर सवाल पूछा जाएगा तो जवाब क्या आएगा, इसकी उम्मीद आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। फिर से पार्लियामेंट के अंदर बवाल मचाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष जब सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष जिसका काम होता है कि सदन को चलने दिया जाए, वही लोग आकर विरोध करने लगते हैं और आकर पूरे सदन को डिस्टर्ब कर देते हैं दोस्तों। यानी पहले माना जाता था कि विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल रही है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सदन चलाने की है, विपक्ष की नहीं। लेकिन स्थिति यह है दोस्तों कि सदन चलाने की जिम्मेदारी भाजपा वालों की है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वाले ही डिस्टर्ब करके सदन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता है कि सवाल जब सदन में पूछा जाएगा तो जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं होगा, तो भाजपा बुरी तरीके से फंस जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। हमारे लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।